हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको गणित विषय के अंदर दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये आपको बताया था। ये टॉपिक आपके 10th बोर्ड में भी है और 9th क्लास के अंदर भी है, तो आप दोनों क्लास वाले छात्र इन क्वेश्चनों को समझ सकते हो, देख सकते हो। तो आपको कल मैंने ग्राफीय विधि से किस प्रकार से दो चरों जो x और y था दो समीकरणों के अंदर, उसमें किस प्रकार से x और y का मान ज्ञात करते हैं ग्राफीय विधि से, ये ज्ञात करना सिखाया था। आज आपके लिए हम ये बताएंगे कि ये दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस प्रकार का होता है। अर्थात कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक समांतर रेखाओं के रूप में जाता है और कुछ प्रतिच्छेदी और कुछ समपाती होती है। तो ये आज आपको स्पष्ट करके बताते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है आलेखीय विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि समीकरण निकाय आलेखीय विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 तथा 3x + 6y = 12 का कोई हल विद्यमान नहीं है, का कोई हल नहीं रखता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2007 में आया था, BACR 2007। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कल की तरह ही दो समीकरण दिए हुए हैं जो मैंने कल आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, और वही दो चर राशियां इनके अंदर x और y। लेकिन पिछले वीडियो के अंदर आपको मैंने x और y का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ग्राफ के द्वारा बताया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों के अंदर जो दो चर हैं x और y, उनका कोई भी हल नहीं है। अर्थात हल नहीं है, हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये किस प्रकार के समीकरण होते हैं तब इनका कोई भी हल नहीं होता है, या कैसे समीकरण हो कि उनका अद्वितीय हल विद्यमान हो या फिर अनंत हल विद्यमान हो। तो पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो, इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों की जो स्थिति होती है वो तीन प्रकार की होती है। अर्थात कुछ रैखिक समीकरण ऐसे होते हैं जिनका अद्वितीय हल विद्यमान होता है, अर्थात x और y का एक एक आंसर आता है, एक एक मान विद्यमान होता है, और उनको हम प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि या ग्राफीय विधि से आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन कुछ द्विघात ये कुछ रैखिक समीकरण ऐसे भी होते हैं जिनका हल हम नहीं ज्ञात कर सकते। अर्थात दोनों समीकरण आपस में संबंध नहीं रखते हैं, अर्थात असंगत होते हैं। जब ये असंगत हो तब उनका हल हम हल नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन इनकी स्थिति कैसी हो, कैसे हम पता करें कि इनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। अर्थात हल करने से पहले, ग्राफ के ऊपर हम प्रदर्शित करें उससे पहले, या प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि से हम इनको हल करें उससे पहले हम ये कैसे पता करें कि इन दोनों रैखिक समीकरणों का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो देखो, आपको मैंने इनमें बताया है कि A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, A2 क्या होता है, B2 क्या होता है, C2 क्या होता है। इन A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की सहायता से हम ये पहले ही पता कर सकते हैं कि इनका हल किस प्रकार का होगा, या फिर इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस प्रकार का होगा, अर्थात ग्राफ किस प्रकार की बनेगी। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि A1, B1, C1, A2, B2, C2 क्या है। देखो, यहाँ पर A1 है, x का जो गुणांक है वो A1 2 है, B1 y का गुणांक प्लस का 4, और C1 आपको बताया था मैंने कि इस C को
एक पक्ष में ले जाना है, अर्थात दूसरी साइड में ले जाना है। अर्थात इस 10 को आप इस पक्ष में लाओगे, बराबर 0 करोगे। रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, उस रूप में आप लिखकर अगर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 बताओगे तो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस समीकरण के अंदर ये c1 इधर है, तो इस समीकरण में भी वो c1 फिर इधर ही रहना चाहिए, अर्थात दूसरी साइड के अंदर रहना चाहिए। या फिर अगर आप इसको इस पक्ष में ले आते हो तो आपको इस c1 को भी इस पक्ष में लाना होगा। उसके बाद ही आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 बताना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। तो आपका ये जो समीकरण है वो बन जाएगा 2x प्लस 4y माइनस का हो जाएगा 10 और बराबर इधर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तथा जो दूसरा समीकरण है उसके अंदर 3x प्लस का 6y माइनस का हो जाएगा 12, क्योंकि इस पक्ष से इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे हम तो प्लस से क्या हो जाता है माइनस। ये है आपके दोनों समीकरण, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब हम इनमें से a1 b1 c1 बताएंगे, a2 b2 c2 बताएंगे। तो देखो a1 कितना है 2 है और b1 कितना है 4 है और c1 है माइनस का 10, ये माइनस का 10। इधर आते हैं तो a2 यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3 और b2 कितना है प्लस का 6 और c2 है माइनस का 12, ये माइनस का 12। तो ये हो गए a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस समीकरण को पहला समीकरण मानो, आप इसको भी मान सकते हो और उसको दूसरा मान सकते हो। अर्थात आप इनके भी a2 b2 c2 और इनको a1 b1 c1 c2 a1 b1 और c1 मान सकते हो। अर्थात किसी भी एक समीकरण को आप पहला समीकरण मान लो और एक को दूसरा, कुल मिला के 2 समीकरण है, तो इनमें से कोई सा एक समीकरण है और कोई सा दूसरा समीकरण है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। देखो पहले मैं यहाँ पर मैं साफ तरीके से लिखा देता हूँ। पहली स्थिति होती है यदि आप a1 बटेवे a2 कर लो और b1 बटेवे b2 कर लो और c1 बटेवे c2 कर लो, अर्थात a1 b1 c1 a2 b2 c2 को भिन्न के रूप में कर लो। अगर यहाँ पर a1 बटेवे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं आता है मान, ध्यान देना आपको, यदि a1 बटेवे a2 से जो भिन्न बनती है वो भिन्न b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं आती है, तो हमें इस c1 बटेवे c2 से कोई मतलब नहीं है, इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा करने से ही ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपके जो दिए गए 2 रैखिक समीकरण है 2 चरों वाले, उनका अद्वितीय हल विद्यमान है। अर्थात x और y के एक एक हल विद्यमान है, अर्थात समीकरण आपके संगत होते हैं। ध्यान रखना है, जब a1 बटे a2 वाली भिन्न b1 बटे b2 वाली भिन्न के बराबर नहीं होती है, मान में बराबर नहीं होती है, वो देखते ही पता चल जाएगा कि दोनों बराबर है या नहीं है। अगर दोनों भिन्न बराबर नहीं है तो c1 बटे c2 की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है जांच करने की, देखने की, चाहे वो कैसा ही हो। यहीं से कन्फर्म हो जाएगा कि दिए गए जो रैखिक समीकरण है वो क्या है, संगत है और उनका अद्वितीय हल विद्यमान होता है, अर्थात ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रतिच्छेदी रेखा वाला होता है, जिनको हम हल करते हैं। ज्यादातर हम एग्जाम के अंदर इस प्रकार की स्थिति वाले रैखिक समीकरणों को ही हल करते हैं। अर्थात जो रैखिक समीकरण आते हैं ज्यादातर समस्याओं वाले जिनको हल करना होता है, उनमें स्थिति a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होने की ही बनती है। अर्थात a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो दोनों समीकरण संगत होते हैं और उनका अद्वितीय हल विद्यमान होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो समीकरण निकाय संगत होते हैं। समीकरण निकाय क्या होते हैं, दोनों समीकरण आपस में संबंध रखने वाले होते हैं, सही संबंध वाले, संगत होते हैं। अर्थात x और y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, संगत होते हैं तथा दोनों चर राशियों का, अर्थात x और y या और जो भी कुछ pqr जो भी दिए गए समीकरणों में, दोनों चर राशियों के अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। दोनों चर राशियों के अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जिनके समान दूसरा न हो, अर्थात एक एक आंसर हो, एक एक ही मान विद्यमान हो। तो
दोनों चर राशियों के अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं, अद्वितीय हल मौजूद होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब बात करें हम ग्राफ की कि अगर ऐसी स्थिति वाले समीकरणों को ग्राफ पर निरूपित किया जाए तो उनकी ग्राफ पर जो रेखाएं होती है, लाइन होती है, वो किस प्रकार की बनती है। तो ग्राफ पर उनका प्रेजेंटेशन हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा वाला होता है, अर्थात दोनों समीकरणों की जो हम रेखाएं खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, वो आपस में किसी न किसी बिंदु पे अवश्य ही प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, और वो काटने वाला बिंदु ही उनका हल होता है, जो आप जानते हो। तथा ग्राफ पेपर पर दोनों समीकरणों की रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, काटती है या प्रतिच्छेदी होती है, आपस में प्रतिच्छेद करती है। अर्थात अगर हम इस प्रकार से अगर कोई चित्र बनाकर आपको समझाएं तो जैसे मान लो ये ग्राफ का एक पृष्ठ है, अर्थात कार्तीय तल है, और इसके अंदर हम किसी ऐसे समीकरणों का निरूपण करें जो a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के रूप का हो, तो उनकी दोनों जो रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं अवश्य ही किसी बिंदु पे जरूर काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, चाहे कहीं पर भी करें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ऐसे मान लें, किसी भी प्रकार से इधर कहीं पर भी काट सकती है, लेकिन होंगी किसी न किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करने वाली, इस प्रकार से एक दूसरे को जरूर काटेंगी। तो ये है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 वाले समीकरणों का प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अर्थात कहीं पर भी काटेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने तो उदाहरण बताया आपको, यहाँ पर भी काट सकती है, ग्राफ के पृष्ठ पर कहीं ना कहीं काटेगी। अर्थात आप जानते हो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर जरूर एक दूसरे को काटती है। तो इन समीकरणों, ऐसे समीकरण जिनका प्रेजेंट ये जो रूप होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो उनकी दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं जरूर काटेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और वो प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु ही उनका अद्वितीय हल माना जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचो कि कोई जरूरी थोड़ी है कि दोनों रेखाएं आपस में काटे ही। हो सकता है हम ऐसे समीकरण लें और जिनके 3 निर्देशांक निकालकर हम ग्राफ पर प्रदर्शित करें, निरूपण करें, तो हो सकता है वो दोनों समीकरणों की रेखाएं समांतर चली जाए, अर्थात एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटे। या फिर हो सकता है एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आ जाए, अर्थात जहां पर पहले समीकरण की रेखा जाती है उसी के ऊपर दूसरे समीकरण की रेखा हो सकती है ऊपर नीचे। तो ऐसी स्थिति वाले समीकरण भी हो सकते हैं। तो हम अब दूसरी स्थिति के ऊपर विचार करते हैं। दूसरी स्थिति है, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2, अर्थात a1 बटे a2 से जो भिन्न बनती है वो भिन्न b1 बटे b2 के बराबर हो। आपको भी मैंने बताया कि अगर a1 बटे a2 का मान b1 b2 के बराबर नहीं होता है तब तो हमें c1 बटे c2 से कोई मतलब नहीं है, उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी से ये कन्फर्म हो जाएगा कि दोनों समीकरणों की रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, अर्थात अद्वितीय हल विद्यमान होंगे, समीकरण निकाय संगत होंगे। लेकिन अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे वाली स्थिति के, अदरवाइज अगर दोनों भिन्न बराबर हो, अगर a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, तब हमें c1 बटे c2 को देखना है। तब c1 बटे c2 से कन्फर्म होगा कि समीकरण कैसे हैं और उनके किस प्रकार के हल विद्यमान है। तो यह आपको ध्यान रखना है, a1 बटे a2 और b1 बटे बराबर हो तो हमें c1 बटे c2 को देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर c1 बटे c2 है, इसकी दो प्रकार की स्थिति हो सकती है, अर्थात हो सकता है कि ये c1 बटे c2 क्या हो, बराबर हो, या फिर c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं हो। ऐसी दो स्थितियां बन सकती है। तो पहले हम ये स्थिति ले लेते हैं कि हो सकता है c1 बटे c2 भी बराबर हो। कुछ समीकरण ऐसे हों जिनका a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, अर्थात तीनों भिन्न ही आपस में बराबर हो। तो फिर वो समीकरण कैसे होंगे, उनका हल किस प्रकार का होगा,
और साथ ही साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा, अर्थात ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का बनेगा, इस पर हम विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर a1 बटे a2 वाली भिन्न बराबर हो b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 वाली भिन्न भी उनके बराबर हो, कुल मिला के ये तीनों भिन्न ही आपस में बराबर हो तो आपका समीकरण कैसा होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये तीनों बराबर हो तो समीकरण संगत तो होता है इसकी तरह ही, लेकिन उनके अनंत हल विद्यमान होते हैं। अभी बात की थी मैंने कि दोनों रेखाएं जहां पर काटती है वही आंसर होता है x और y का, एक एक आदित्य। लेकिन अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अर्थात तीनों भिन्न अगर बराबर हो, तब दोनों समीकरणों में जो चर राशियां हैं x और y उनका अनंत हल विद्यमान होता है, अर्थात x और y के अनंत उत्तर होते हैं। बहुत सारे आंसर होते हैं जिनको हम बता नहीं सकते, अर्थात अनंत का मतलब असंख्य। तो यहां पर देखिए, लेकिन समीकरण क्या होते हैं, संगत होते हैं, क्योंकि जिनका हल ज्ञात किया जा सकता है वो समीकरण संगत होते हैं, लेकिन हल अद्वितीय भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा अनंत हल विद्यमान होते हैं। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जो दोनों समीकरण आपको दिए गए हैं वो दिखने में आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों एक ही होते हैं, समान होते हैं, उनका रूप चेंज कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा हो तो समीकरण अर्थात दिए गए जो समीकरण है समीकरण निकाय संगत होते हैं तथा दोनों चर राशियों के अनंत हल मौजूद होते हैं, विद्यमान होते हैं, अनंत हल विद्यमान होते हैं। असंख्य हल पाए जाते हैं और साथ ही साथ जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो होता है समपाती, अर्थात दोनों समीकरणों की रेखाएं एक ही होती है ऊपर नीचे, तथा दोनों समीकरणों की रेखाएं समपाती होती है। समपाती का मतलब होता है दोनों एक ही होती है, ऊपर नीचे समान अनुपात में, अर्थात जहां जो अनुपात प्रथम समीकरण के निर्देशांकों का होता है वही आपके दूसरे समीकरण के निर्देशांकों का पाया जाता है, अर्थात दोनों समीकरण सेम ही होते हैं, उनके निर्देशांक भी समान हो सकते हैं क्योंकि एक रेखा के ऊपर अनंत निर्देशांक होते हैं। तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समपाती। समपाती का मतलब एक ही ऊपर नीचे, एक ही एक दूसरे के ऊपर होती है। अर्थात यहां पर हम अगर चित्र बना के आपको समझाना चाहें तो जैसे मान लेते हैं ये कोई कार्तीय तल है, अर्थात ग्राफ का पृष्ठ है आपके पास और ये दोनों ध्रुव है x ध्रुव और y ध्रुव, अर्थात ये x डैश y डैश और y है। तो यहाँ पर बना देते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये कोई कार्तीय तल है, इसके ऊपर अगर हम दोनों ध्रुव खींच दें x ध्रुव और y ध्रुव, और इन पर अगर हम इस ग्राफ पेपर पर इस प्रकार की स्थिति वाले समीकरणों का प्रेजेंटेशन करें, अर्थात निर्देशांक निकालकर उनको प्रदर्शित करेंगे, तो दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो क्या होगी, समपाती होगी। जैसे मान लेते हैं पहले समीकरण की ये रेखा हमने खींच दी निर्देशांक याद करके x y z कुछ भी। अब हम दूसरे समीकरण के निर्देशांक अगर निरूपित करेंगे उस ग्राफ पेपर पर, तो वो दूसरा समीकरण का जो ग्राफ है वो भी इसके ऊपर ही आएगा, अर्थात इसके समपाती बनेगा। दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, इस प्रकार से ऊपर नीचे, अर्थात दोनों समीकरणों में कोई अंतर ही नहीं होगा, दोनों सेम होते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा a1 बटे वे a2 बराबर b1 बटे वे b2 बराबर c1 बटे वे c2 वाली स्थिति,
अर्थात a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तो दोनों समीकरणों की रेखाएं एक ही होती है, समपाती होती है, ऊपर नीचे होती है, चाहे वो कैसी भी बने, किस प्रकार की भी। मैंने तो यहाँ पर एक सिर्फ उदाहरण से बताया, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से जाती है, ऐसे जाएगी तो भी उसके ऊपर दोनों रेखाएं ऊपर नीचे होंगी एक दूसरे के, अर्थात इसे हम समपाती कहते हैं। अर्थात एक ही बनती है रेखाएं, एक ही रेखाएं होंगी एक दूसरे के ऊपर, जिसको हम समपाती कह सकते हैं। लेकिन अब आप सोचो कि हो सकता है कि ये C1/C2 इक्वल टू न हो, बराबर न हो, तो कैसी स्थिति होगी? तो ये तीसरी जो स्थिति है वो बन सकती है, यदि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर हो, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, अर्थात C1/C2 वाली जो भिन्न है वो आपस में बराबर नहीं हो। तब कैसा होगा? हो तो दोनों समीकरण असंगत होते हैं। हो तो समीकरण निकाय, जो आपको दो समीकरण दिए जाएंगे जिनकी ऐसी स्थिति बनती है, तो वो एक दूसरे से असंगत होते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। अर्थात x और y का मान हम किसी भी हाल में नहीं निकाल सकते, अर्थात उन दोनों समीकरणों की जो ग्राफ होती है वो कभी काटती ही नहीं है, अर्थात बिल्कुल समांतर जाएगी रेल की पटरी की तरह। क्योंकि जब तक दोनों रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी तब तक हम हल नहीं बता सकते, x और y का मान नहीं बता सकते कि क्या है, और नहीं मिलेंगी इसका मतलब वो ऐसी रेखाएं होती है जो आपस में समांतर हो, क्योंकि समांतर रेखाएं ही क्या करती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं मिलती है, अर्थात हमेशा समांतर रहती है, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो समीकरण निकाय या जो दिए गए समीकरण है वो क्या होते हैं? असंगत। समीकरण निकाय असंगत होते हैं, और जब असंगत होते हैं तो उनका हल भी विद्यमान नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है, अर्थात चर राशियों का हम आंसर हल नहीं ज्ञात कर सकते। तो दोनों समीकरण निकाय क्या होते हैं? असंगत होते हैं, तथा उनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है, उनका कोई हल मौजूद नहीं होता है, कोई हल विद्यमान नहीं होता है। और अगर ग्राफ पेपर पर उनको निरूपित करेंगे तो दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के समांतर जाएगी, तथा ग्राफ पेपर पर दोनों समीकरणों की रेखाएं आपस में समांतर होती है। समांतर रेखाएं आप जानते हो कैसी होती है, तो समांतर होती है, अर्थात जैसे मान लें यहां पर आपको ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना के दिखा देता हूं। जैसे ये कोई कार्तीय तल है, ग्राफ का पृष्ठ है, इस पर अगर हम ऐसे दो ध्रुव खींच दें x और y, और फिर ऐसे स्थिति वाले जो दो समीकरण हैं उनके निर्देशांक निकालकर उनको हम ऐसे ग्राफ पेपर पर निरूपित करें, तो दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो क्या होती है? ऐसे, जैसे एक समीकरण की रेखा इस प्रकार से होगी तो दूसरी इसके समांतर ही जाएगी, इसके बिल्कुल समांतर, किधर भी जा सकती है लेकिन दोनों समांतर होंगी। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, अर्थात आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, समांतर जाएगी। और समांतर रेखाएं जब आपस में काटेंगी ही नहीं तो हम ये नहीं बता सकते कि x और y का क्या मान है, क्या वैल्यू है, वो नहीं बताई जा सकती, अर्थात वो समीकरण असंगत होते हैं जिनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। तो ये तीनों स्थिति आपके समझ में आ जानी चाहिए। आप किसी भी दो चर वाले रेखीय समीकरणों को हल करने से पहले पूर्व में आप ये पता कर सकते हो कि इन दोनों समीकरणों का किस प्रकार का हल विद्यमान है, मौजूद है। अगर दोनों समीकरणों के अंदर आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 से आप जांच करोगे और उसके अंदर a1/a2 के बराबर नहीं आता है b1/b2, तो इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि दोनों समीकरण निकाय संगत है और उनके अद्वितीय हल विद्यमान है।
और ग्राफ पेपर पर दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, अर्थात ये पहली स्थिति हो गई। आप उसका हल प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर हो, लेकिन क्या साथ में c1/c2 भी बराबर हो, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो समीकरण निकाय संगत तो होते हैं, संगत होते हैं, लेकिन उनके अनंत हल विद्यमान होते हैं, अर्थात x और y का अनंत हल, अनंत संबंध पाया जाता है, जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन ग्राफ के ऊपर उनको अगर निरूपित किया जाए, निरूपण किया जाए, ग्राफ खींची जाए, तो दोनों समीकरणों की रेखाएं एक ही बनती है, अर्थात समान रेखाएं बनती है, एक दूसरे के ऊपर नीचे जाती है, अर्थात वो समपाती होती है। तो दूसरी जो स्थिति है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस प्रकार का होता है। लेकिन हम बात करें अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 उनके इक्वल नहीं हो, अर्थात a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो फिर वो दोनों समीकरण निकाय है वो असंगत होते हैं, अर्थात उनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है, अर्थात x और y का कोई भी हल ज्ञात नहीं किया जा सकता, उनको सरल नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे समीकरण सरल नहीं होते हैं, हल नहीं होंगे और नहीं उनका कोई हल विद्यमान होगा, नहीं कोई उत्तर पाया जाएगा। और अगर ऐसे समीकरणों, ऐसी स्थिति वाले समीकरणों को अगर हम ग्राफ पर निरूपित करें, प्रेजेंटेशन करें, तो उसकी स्थिति ऐसी बनती है, अर्थात दोनों समीकरणों की जो रेखाएं होती है वो आपस में एक दूसरे के समांतर जाती है, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो आपको अभी आगे से ध्यान रखना है कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, उनके अंदर जो दो समीकरण आपको दिए जाएंगे हल करने के लिए, उनकी आप पहले से ये जांच कर सकते हो कि ये समीकरण कैसा है, अर्थात संगत है, असंगत है या फिर संगत अनंत हल वाला है, इससे हम पता कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से ऐसे समीकरण दे देते हैं जिनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है, दोनों समीकरणों की रेखाएं समांतर जाती है, लेकिन फिर भी छात्र क्या करते हैं, उन दोनों समीकरणों को हल करके उनकी जो रेखाएं हैं उनको प्रतिच्छेद करवा देते हैं उत्तर निकालने की कोशिश के कारण, और फिर प्रतिच्छेद करवा के आंसर बता देते हैं, जबकि उनका कोई हल विद्यमान होता ही नहीं है। तो आपको ये पहले से चेक कर लेना है, जांच कर लेनी है कि जो दिए गए समीकरण है वो कैसी स्थिति वाले हैं, अर्थात संगत है या अनंत संगत वाले हैं, या फिर कोई भी हल विद्यमान नहीं हो, अर्थात असंगत वाले हैं। अब देखिए हम चलते हैं आपके इस क्वेश्चन के अंदर जो बोर्ड 2007 के अंदर आया था, उसमें यह दे रखा है कि आलेखीय विधि से, अर्थात ग्राफीय विधि से, लेखा चित्र विधि से आप ये बताइए, प्रदर्शित कीजिए, अर्थात साबित कीजिए कि यहाँ पर जो दिए गए समीकरण है, ये दो समीकरण जो दिए गए हैं उनका कोई भी हल विद्यमान नहीं है, अर्थात कुछ भी हल नहीं ज्ञात कर सकते। कहने का मतलब उनकी जो रेखाएं बनेंगी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा वो इस प्रकार से समांतर रेखाओं वाला होगा, अर्थात ऐसी स्थिति बनेगी। तो हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चन को हल करेंगे ग्राफ के द्वारा, अर्थात ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जो तीनों प्रकार की स्थितियां होती है उनको आप अच्छी तरह से अपने कॉपी के अंदर उतार लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उतार लेना, लेकिन इनको याद कर लेना, समझ लेना अच्छी तरह से। एक बार रिपीट और कर देता हूं मैं, अगर a1/a2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो दोनों समीकरण संगत होते हैं और उनके अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं, x और y का एक एक हल पाया जाता है और ग्राफ आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात c1/c2 बराबर नहीं हो, तो दोनों समीकरण असंगत होते हैं, उनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है और उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, समांतर रेखाओं वाला होता है। लेकिन अगर तीनों ही भिन्न आपस में बराबर हो, अर्थात a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तो दोनों समीकरण निकाय संगत होते हैं, लेकिन उनके अनंत हल विद्यमान होते हैं और दोनों समीकरणों की जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है वो समपाती होती है, एक ही होती है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर नीचे दोनों रेखाएं जाती है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए। तो इस तीनों स्थितियों को मैं मिटान देता हूं और फिर देखते हैं हम पहले इस समीकरण की स्थिति कैसी है।
देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये बताना है इनमें से लिखकर, और फिर उनको A1 बटे A2 अर्थात भिन्न के रूप में प्रदर्शित करके ये देखना है कि इनकी स्थिति कैसी बनती है, और उसके बाद हम उनका ग्राफिकल निरूपण करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है वो 6 अंक का आता है, इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से करना, हल करना या विस्तार से समझाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अंक वाले क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार से समझाना पड़ता है, तभी पूरे अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है। तो उसके लिए पहले इन समीकरणों को हम क्या करते हैं, समीकरण द्विघात जो रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है उसके अंदर हम प्रदर्शित कर लेते हैं। और आपको पता है कि रेखिक समीकरणों का मानक रूप क्या होता है, दोनों समीकरणों को रेखिक समीकरणों में प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने पर देखो आपका प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण बनेगा 2x प्लस 4y, इस 10 को प्लस का 10 को इस पक्ष में ले आएंगे हम, तो किसका बन जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। ये हो गया, क्योंकि रेखिक समीकरणों का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूप में अर्थात एक पक्ष में हम शून्य कर लेते हैं और बाकी एक पक्ष में सभी जो चर अचर राशियां हैं उनको ले आते हैं। तो यहां पर आपका जो प्रथम समीकरण था इस क्वेश्चन का वो हो गया 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तथा दूसरा समीकरण जो द्वितीय समीकरण दिया है आपका वो होगा, द्वितीय समीकरण बन जाएगा 3x प्लस 6y माइनस का 12 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इनमें बताएंगे A1 B1 C1 क्या है। यहाँ A1 बराबर x का गुणांक होता है वो a होता है, पहले समीकरण में इसलिए 1 लगा देते हैं, तो A1 हो गया 2, और B1 अर्थात y का जो गुणांक है वो B1 होता है, पहले समीकरण में इसलिए 1 लगा देते हैं, तो B1 यहाँ पर 4 है, और C1 बाकी संख्या वाला अदरवाइज जो मान है वो C1 होता है, तो C1 यहाँ पर है माइनस का 10। इधर देखिए दूसरे समीकरण के अंदर A1 न होकर हम A2 करेंगे, क्योंकि दूसरा समीकरण है वही x का गुणांक a होता है, तो ये कितना है 3, और B2 है y का गुणांक यहाँ पर 6 है, और C2 है माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 है। अब इनकी तुलना हम A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 से कर लेते हैं। इनकी तुलना A1 बटे A2 B1 बटे B2 तथा C1 बटे C2 से करते हैं। करने पर तो देखिए यहाँ पर A1 2 है और A2 कितना है 3 है, तो ये 3 बराबर, आगे चलते हैं हम, B1 कितना है 4 है, तो B2 कितना है 6 है, और C1 कितना है माइनस का 10 है, तो ये माइनस का 10, और C2 कितना है माइनस का 12। अब यहाँ पर देखिए ये है 2/3 बिन, लेकिन ये 4/6 है, ये भी 2/3 है, क्योंकि इस बिन को हम अगर सरलतम बिन में बदलेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो इसका रूप बन जाएगा, अर्थात 2/3 बराबर 2 से इसको डिवाइडेशन करेंगे तो 2 दूना 4 2 तिया 6, तो ये भी 2/3 हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर A1 बटे A2 तो B1 बटे B2 के बराबर है, लेकिन अब C1 बटे C2 को देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइडेशन करेंगे तो 10 का आधा 5 और 12 का आधा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2/3 के बराबर 2/3 है, अर्थात A1 बटे A2 तो B1 बटे B2 के बराबर है, लेकिन ये 5/6 2/3 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 है, बट C1 बटे C2 इनके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ A1 बटे A2 बराबर
B1 बटे वे B2 है, लेकिन C1 बटे वे C2 नहीं है। तो है, इसलिए समीकरण निकाय असंगत है, इनका कोई भी हल विद्यमान नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनको ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखो, कुछ छात्र क्या करते हैं, जब समीकरण असंगत होता है तो ये मान लेते हैं कि इनका कोई भी हल विद्यमान नहीं है, इसलिए इनकी ग्राफ भी नहीं खींच सकते, अर्थात इनको ग्राफ पेपर पर भी निरूपित नहीं कर सकते। तो ये धारणा गलत है। समीकरण चाहे संगत हो, असंगत हो, चाहे से अनंत हल वाला हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रत्येक प्रकार के समीकरण का किया जा सकता है। अगर रेखिक समीकरण है तो उसकी एक सरल रेखा बनेगी अगर आप ग्राफ पेपर पर निरूपित करोगे तो ग्राफ प्रत्येक समीकरण निकाय की खींची जा सकती है, यहाँ पर चाहे असंगत हो चाहे संगत हो। तो यहाँ पर असंगत है, फिर भी हम इनको ग्राफ के ऊपर निरूपित कर सकते हैं। अब ग्राफ पर किस प्रकार से समीकरणों को प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। हम तीन निर्देशांक प्रत्येक समीकरण के प्राप्त करेंगे और उनको ग्राफ पेपर के ऊपर निरूपित करेंगे। तो हम प्रथम समीकरण ले लेते हैं। देखो, प्रथम समीकरण, पहला समीकरण आपका 2x + 4y = 10। इसको हम सरल करेंगे, एक पक्ष के अंदर या तो x या y को करेंगे, कल बताया था मैंने, बाकी सभी मान जो राशियां हैं उसको उस पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम जैसे यहाँ पर इसको चाहे तो आप 2 से डिवाइडेशन भी कर सकते हो, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी इसमें भी इसमें भी जा रहा है। और अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं है, मैं 4y को यहाँ पर ऐसे कैसे रख लेता हूँ। इधर इस पक्ष के अंदर 10 है, ये जो 2x है अगर इसको इस पक्ष में लाऊंगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस का 2y। अब आपको पता है कि 3 निर्देशांक प्राप्त करने के लिए इधर एक पक्ष के अंदर केवल एक ही चर राशि रहनी चाहिए, चाहे x रहे चाहे y, यहाँ पर y को रखना है हमें, तो इस 4 को उस पक्ष में और ले जाना है। तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा y बराबर, ये 4 भाग गुणा से जाएगा उधर तो उस पक्ष में भाग लग जाएगा, अर्थात 10 - 2y/4 हो जाएगा। ये समीकरण का सरलतम रूप हो गया। ऐसा होने के बाद में हम एक टेबल बनाते हैं, 3 निर्देशांक आपस में जो संबंध रखते हैं उनके लिए, पहले x और यहाँ पर y। हमें क्या करना है, इस y की जगह अपने मन से मान रखना है और उसको रखकर सरल करके हमें y का निर्देशांक प्राप्त करना है। तो ऐसा मान रखना है इस y की जगह, जिससे कि हम आसानी से y का y क्या है, ध्यान दो, इधर y कर दिया, किसके बराबर रख रहे हैं हम, x बराबर, ये इधर 2x आया है, ये x है, सॉरी। तो इसे पक्षांतर करते समय आपको ध्यान रखना है, y बराबर 10 - 2x/4 है। इस x की जगह में ऐसा मान रखना है जिससे कि मान रखने के बाद जब सरल करेंगे तो y का एक पूर्ण अंक हमें प्राप्त हो जाए। जैसे मान लो अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो 0 2 से गुणा होकर 0 होगा तो 10/4 होगा, 4 का 10 में भाग पूरा पूर्ण अंक में नहीं जाएगा। तो आप कोई दूसरा मान रख लो, जैसे मान लेते हैं हम 1 रखते हैं x की जगह, तो 2 एकम 2 जाएगा, माइनस का 2 जाएगा, जो 10 में घटेगा तो ऊपर 8 बचेगा और 8 में 4 का भाग 2 बार जाएगा। ये मान आप रफ कॉपी में लिखकर भी निकाल सकते हो आराम से, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप हल करके निकाल सकते हो। जबकि यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है कि आप सीधे अंदाज से भी अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 2 से गुणा होकर 2 बन जाएगा और 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा ऊपर, 8 में 4 का भाग आराम से 2 बार चला जाएगा, एक पूर्णांक आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप और कोई मान रखते हो, जैसे मान लेते हैं 5 रखते हो, 5 रख दिया x की जगह, तो 5 दूना क्या हो गया, 10 हो गया, ये तो माइनस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 10 है, 10 में 10 घटेगा तो 0 बचेगा और 0 में चाहे आप किसका ही भाग दो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो ये y का मान आपको 0 मिल जाएगा, अर्थात 0 मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप और कुछ मान रखते हो, जैसे 10 रख लिया या फिर 4 रख दो, 4 दूना 8, 8 जाएगा, 10 में तो 2 बचेगा, 4 से तो नहीं जाएगा। 3 रखते हैं, 3 दूना 6, यस। अगर x की जगह हम 3 रखते हैं तो देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 10 में घटेगा तो बचेगा 4 और 4 में 4 का भाग जाएगा एक बार। तो इस प्रकार से आप ये 3 निर्देशांक निकाल सकते हो, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर इनका आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे। अब लेते हैं हम समीकरण दूसरे को, तो द्वितीय समीकरण है आपका, जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 6y = 12 है।
इसको हम सरल करते हैं, चाहो तो आप इसके अंदर 3 3 का भाग देके और भी सरल कर सकते हो, क्योंकि 3 3 से डिवाइडेशन हो रहा है, कट रहा है तो काट दो, आप दोनों पक्ष में समान संख्या का भाग दे सकते हैं। जैसे 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3 1 एक्स बार गया, प्लस 6y के अंदर 3 दूना 2y बार गया, और 12 के अंदर 3 का भाग 3 चौके 12, तो ये और भी सरल हो गया। अब आप 2y को उधर ले जाओ, x बराबर हो जाएगा। तो इधर देखिए x बराबर इधर पहले से 4 है और ये 2y प्लस का इस पक्ष में लाएंगे तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ये समीकरण का सरलतम रूप हो गया। अब हमें 3 निर्देशांक निकालने हैं, बताने हैं, जिसको हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे, जो इस समीकरण के अंदर x और y से संबंध रखते हो। x और यहाँ पर y की जगह अपनी इच्छा से कुछ भी मान रख लो, क्योंकि यहाँ पर तो बटे हुए में तो कुछ है नहीं भाग देने के लिए, आप जो भी मान रखोगे उससे एक पूर्णांक आ जाएगा। जैसे y की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो 0 2 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो 4 का 4 बच जाएगा x का मान। अगर y की जगह 1 रखते हैं तो 2 1 गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2 बनेगा, जो 4 में घटेगा तो 2 बच जाएगा। तो ये 2 आप आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हो बिना हल किए। अगर y की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 दूना ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आ रहा है समझ में? यहां पर देखिए 3 का भाग देते हैं तो 1 एक्स बार गया, प्लस 3 का भाग देते हैं तो 2y बार गया, और 3 का भाग 12 में दे देते तो 3 चौके 12 4 बार गया। अब हम इसको पक्षांतर करते हैं, x को इधर रखते हैं, इस 2y को इस पक्ष में लाते हैं तो माइनस का बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y, इधर x, तो x बराबर 4 माइनस 2y। अब देखो y की जगह हम 0 रखते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 तो x का मान बच जाएगा 4। हाँ ध्यान दो, इधर x का मान कितना है, 4 है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि निर्देशांक होगा तभी तो हम अंकित करेंगे। तो ये 4 आ गया। अगर y की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 एकम 2 4 में 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 4 में 4 गया तो 0। अब इनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, अर्थात निरूपित करेंगे। मान लेते हैं ये आपका ग्राफिकल पृष्ठ है, अर्थात कार्तीय तल है। इसके अंदर देखो यहाँ पर सारे मान पॉजिटिव है, तो माइनस का जो ये मान है उसकी तो आपको यहाँ पर कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए माइनस वाले चतुर्थांश को आप कम ले लो, अर्थात एक रेखा इस प्रकार से खड़ी खींच दो जो y ध्रुव है, और एक इस प्रकार से आप खींच सकते हो ऐसे, ये x डैश और ये x है, ये y और ये y डैश है। आपको पता है ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। हमारे पास जो निर्देशांक है वो बहुत ही छोटे हैं, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई से आराम से आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए हम पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेंगे। 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये जो रेखाएं आ रही है वहां पर ऐसे आपको निर्देश ये डॉट बिंदु लगा देना है, और उसके ऊपर आपको 1 का फाड़ा लिख देना है, टेबल लिख देनी है। इसके पीछे भी आपके ग्राफ पेपर पर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ग्राफ एक रेखाओं का जाल होता है, उसके ऊपर आपको सभी रेखाएं आसानी से साफ तरीके से दिखती है। इस y ध्रुव पर भी आपको इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये रेखाएं इस प्रकार से निशान लगा देने हैं, नीचे भी। अब आपको पता है कि पैमाना हम 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेंगे, तो आपको 1 का फाड़ा लिखना है। पैमाना 1 सेमी बराबर 1 अंक, इकाई या यूनिट या एक बड़ा खाना x व y दोनों ध्रुवों के लिए, दोनों अक्षों के लिए, दोनों ध्रुवों के लिए यही काम में आ जाएगा। अब हम इनको क्या करते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं, 0 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमेशा इसके ऊपर टेबल के रूप में लिखते हैं, एक फाड़े के रूप में लिखते हैं। पीछे है -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितनी आवश्यकता हो हमें उतनी, क्योंकि यहाँ पर तो 5 से बड़ा कोई मान ही नहीं है। नीचे -1 -2 -3 -4। अब हम इनको निरूपित करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण है उसके निर्देशांकों को अंकित करते हैं। 1 और 2 निर्देशांक मिलेगा आपको, x का 1 यहाँ पर है, इसी के ऊपर चलकर आपको y के 2 की स्थिति में जाना है, इस रेखा के ऊपर जो ग्राफ के ऊपर रेखाएं दिखती है, और ये 2 और ये 1 दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर ऐसे एक आपको डॉट बिंदु लगाना है, और उसके बाहर एक छोटा वर्त बना देना है, और उसका निर्देशांक लिख देना है। दूसरा है 5 और 0।
देखो x का 5 यहां पर है और y का 0 0 यहीं पर है 0 के सिद्ध में, तो ये 5 और 0 हो गया। और इसके बाहर एक छोटा इस प्रकार से वर्त बना देना है। निर्देशांक बाद में लिख देंगे, निर्देशांक आपको लिखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि अभी दूसरी रेखा और आएगी, क्या पता वो निर्देशांकों के ऊपर से आ जाए, तो ये बाद में लिख सकते हैं। 3 और 1, x का मान 3 ये है और y का मान 1 ये है। ये इस प्रकार से दोनों रेखाएं जो जा रही है वहां पर ऐसे निशान लगा देना है, ऐसे। और फुट्टे से आपको सीधी रेखा से इनको एक दूसरे को मिला देना है, आर पार ग्राफ के अंतिम छोर तक आपको ले जाना है। ये रेखा बिल्कुल सीधी ही बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। भले ही यहाँ पर आपको ये टेढ़ी लग रही हो, क्योंकि मैं ऐसे ही सीधे बिना किसी फुट्टे की सहायता से हाथ से खींच रहा हूँ, तो ये टेढ़ी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल सीधी ही जाती है। ये तीनों बिंदु एक सिद्ध में ही आते हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं सिद्ध में, तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। तो ये सीधी बनाना आप ये ध्यान रखना। इसके बाद ये जो रेखा है वो कौन से समीकरण के लिए आपने खींची है, उस समीकरण का नाम भी लिखना है इस रेखा के ऊपर। तो पहला समीकरण था आपका, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 2x + 4y 4y बराबर 10 है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कहीं पर भी इसके ऊपर बैठा सकते हो, लास्ट छोर पर। अब हम इस समीकरण के निर्देशांक लगाते हैं, 4 और 0। x का 4 ये है और 0 यहीं पर है y का, तो ये 4 और 0, पहले उन निर्देशांकों को अंकित कर देते हैं। ये था 1 और 2, ये है 3 और 1, 3 और 1, और 5 और 0, ये 5 और 0। ये निर्देशांक लगाया और इसका निर्देशांक है कितना, 4 और 0, ये 4 और 0। दूसरा है 2 और 1, ये 2 है और 1, ये 1, यहाँ पर 2 और 1 ये लगा देना है, ये हो गया 2 और 1, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जगह कम है। और 0 और 2, x का 0 यहाँ पर है और y का 2 के सिद्ध में यहाँ पर ये 0 और 2 हो गया, ये 0 और 2, इनको आपस में मिला देना है इस प्रकार से। ये बिल्कुल समांतर जाएगी, जो हमने पहले ही जांच कर ली थी, क्योंकि समीकरण निकाय असंगत था। ये आपस में बिल्कुल समांतर ही जाएगी। यहाँ पर आपको चाहे भले ही समांतर सी नहीं दिख रही हो, क्योंकि ऐसे हाथ से खींचने पर ये सीधी नहीं बन रही है, लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखना है ये बिल्कुल सीधी ही जाएंगी, समांतर ही जाएंगी, क्योंकि समीकरण निकाय असंगत है। इस समीकरण का आपको नाम लिख देना है। जो समीकरण है क्या है, 3x + 6y बराबर 12। जो मूल समीकरण दिया है वही आपको लिखना है, उसका सरलतम मान यहाँ पर नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में आपको समीकरण दिया है वही यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या जाएगी, बिल्कुल समांतर ही जाएगी, एक दूसरे को कभी भी आगे पीछे बढ़ाने पर ये नहीं काटेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका जो मान है वो a1/a2 बराबर b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात c1/c2 का मान इनके बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण असंगत है और इनका कोई भी हल विद्यमान नहीं है। ग्राफ पर ये रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और जब नहीं काटेंगे कहीं पर भी, तो इनका कोई भी उत्तर बताया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आप चाहे प्रतिस्थापन से सरल करो, चाहे वज्रगुणन विलोपन से, कोई सी भी दिशा इनको आप सरल करके देख लो, x और y का मान आप नहीं निकाल पाओगे, अर्थात नहीं आ पाएगा, x या y खुद ही नष्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, दो समीकरण, उनकी ये 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं, जिसमें से एक प्रकार की स्थिति असंगत वाली मैंने यहाँ पर ग्राफिकल रूप से प्रदर्शित करके बता दी है। और भी जब संपाती होगी या प्रतिच्छेदी, तो आगे जो क्वेश्चन लेंगे उनमें संपाती वाले, अनंत हल वाले ये क्वेश्चन और लेकर आएंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 2007 वाला था, ये आपके अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि ये समांतर रेखाएं किस प्रकार से जाती है। तो आगे और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को तैयार करना, और इससे पहले जो 3 प्रकार की स्थितियां बताइए उनको आप अच्छी तरह से याद करना, तैयार करना और समझने की कोशिश करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।